उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इधर लिख रहा हूँ मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ये देखेंगे। मतलब जैसे उसमें था ना, उसमें हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाली थी ओवर कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि चाहे अगर कंप्लीट साइकिल हो तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अगर निकालनी होगी तो मैं उसमें 0 से 2 पाई तक अपना जो एंगल है वो 0 से 2 पाई तक लूंगा। ठीक है, अगर हाफ साइकिल तक निकालनी होगी तो 0 से पाई तक लेंगे। और अगर मान लीजिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का, तो मुझे क्या करना है? तो देखिए दो, इसमें ना दो चीजें मैं स्टडी करूंगा। एक तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन वो हम कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है और पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, कि एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। एसी की एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन रिलेशन क्या होता है वो स्टडी करेंगे। तो देखिएगा मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ठीक से समझा दिया था कि जो I है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको मैं बोलता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से जो हमारा ईएमएफ होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसको बोलते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी है उसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम ये कहेंगे कि let us assume that a small charge dq, a small charge dq flows through a path, कोई भी सर्किट हो सकता है या कोई भी वायर हो सकता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, मैं उसको पाथ बोल देता हूँ, flows through a path in time dt। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो करंट होता है जो बार बार ना चेंज होता रहता है। तो जो चीज चेंज होती है उसको हम बोलते हैं कि वो किस चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। तो हम ये कहेंगे let us assume that a small charge dq flows through a path in time dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो टाइम जरूर लेकर चलेंगे यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद देखिएगा therefore dq is equal to I dt, क्योंकि हम जानते हैं I is equal to क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, dq by dt। तो dq क्या हो गया, I into dt। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई चलो जब dq is equal to I dt है हमारे पास, तो I की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से। तो dq is equal to I नॉट sin omega t dt। कंसिडर फॉर हाफ साइकिल एसी। मैं हाफ साइकिल एसी कंसीडर करता हूँ। हाफ साइकिल एसी, अब देखिए मैं एसी का जो हमने वेवफॉर्म बनाई थी वो नॉर्मल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इस तरीके से हम लेकर चलते हैं, ऐसे ऐसे, और ये इसी तरीके से ना आगे भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहता है। तो मैंने ये कहा कि इतने टाइम पीरियड के बाद, ये जो कैपिटल टी टाइम पीरियड है, इसके बाद ये अपने आप को ना रिपीट करना शुरू कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की वो जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम करंट लेते हैं और यहाँ जो है यहाँ पर हम लेते हैं टाइम।
यहाँ पर हम लेते हैं टाइम, तो उस टाइम पीरियड को मैंने टाइम ड्यूरेशन बोल दिया कि एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कैपिटल टी टाइम लगता है। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है कि यहाँ से करंट शुरू हुआ जीरो से फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर जीरो पर आया, फिर अपनी नीचे वाली मतलब नेगेटिव पीक वैल्यू पर गया, फिर ऊपर उठकर वापस ये जीरो हो गया। तो ओवर कंप्लीट साइकिल जो हमारा करंट है वो जीरो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि कंप्लीट साइकिल में तो चलिए जीरो हो जाता है, तो एवरेज वैल्यू भी जीरो होती है। हमने कहा कि चलो हाफ साइकिल के लिए स्टडी करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी करते हैं। रीजन क्या है कि मेरे को करंट की ना पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू चाहे तो आप ये वाली निकाल लो, चाहे आप ये वाली निकाल लो। पीक वैल्यू का मतलब ये है कि करंट उससे ज्यादा वैल्यू ले नहीं सकता। याद रखिएगा, हम जैसे कहते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये ना ऐसा नहीं होता कि करंट अगर मान लीजिए कहीं घर में हमारे पास 5 एम्पियर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाफ टाइम पीरियड के लिए तो वो 5 एम्पियर होगा और हाफ के लिए -5 एम्पियर होगा। हालांकि कहा जाता है -5 एम्पियर, वो इसलिए कहा जाता है कि हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन अगर उसकी लेफ्ट टू राइट है, तो बाकी की हाफ के लिए उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि करंट अपनी बार बार ना डायरेक्शन चेंज करता है, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि करंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। 5 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर ही होगा। डायरेक्शन बार बार चेंज हुई, वो क्यों होगी वो हम लास्ट टाइम भी बहुत मतलब डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो हाफ साइकिल होगा, पूरी साइकिल के लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना, कैपिटल टी बाई टू। कैपिटल टी बाई टू हाफ साइकिल के लिए। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कंसिडर फॉर हाफ साइकिल एसी, कंसिडर फॉर हाफ साइकिल एसी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेट बिटवीन हाफ साइकिल एसी के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी कितना लेंगे, जीरो से लेकर कैपिटल टी बाई टू। यहाँ पर आकर क्या हो गया, कैपिटल टी बाई टू between t is equal to 0 and t is equal to t by t। ठीक है ना, तो पीक वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू तो हमारी हाफ साइकिल से भी काम चल जाएगा ताकि पीक वैल्यू आ जाए। पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू में मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और dt है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू जीरो से कैपिटल टी बाई टू, तो जीरो से कैपिटल टी बाई टू। अब इसमें आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब डी क्यू, जैसे हम dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है x, dy को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आ जाता है y। ऐसे ही जब सिंपली dq को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा q। तो ये तो q हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो q हो गया है। और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो आई नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें तो t वाला टर्म कोई है ही नहीं। तो आई नॉट इंटीग्रेशन जीरो से t बाई टू साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt। अब देखिएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे कि हाफ वैल्यू के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ हाफ साइकिल के लिए, ताकि मेरी पीक वैल्यू भी आ जाए। तो देखो, मैं इसको डायग्राम को डिलीट कर रहा हूँ और आगे। सर पहले हमने फुल साइकिल के लिए किया था ना। पहले हमने कंप्लीट साइकिल के लिए किया था, तो कंप्लीट साइकिल में तो हमने साफ साफ ये देख लिया कि हम जहां से स्टार्ट हुए थे हम घूम फिर कर फिर वापस वहीं आ गए, पूरी एक साइकिल कंप्लीट करी, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। तो उसमें तो पूरा जीरो आ गया था हमारी आई एवरेज। यहाँ पर क्या आएगा वो देखना है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई नॉट, और फिर जब साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा, ओमेगा आएगा तो उससे डिवाइड कर देंगे और लिमिट्स डालेंगे जीरो से कैपिटल टी बाई टू। इतनी का ये इंटीग्रेशन आता है। हाँ सर, पर मतलब ठीक इतना है, क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर डाउट हो तो बता देना मेरे को। अगर डाउट हो तो बस मुझे व्हाट्सएप करके डाल देना। तो मैं 11th क्लास की एक दो बार ले चुका हूँ इंटीग्रेशन की क्लास, तो जब दोबारा क्लास लूंगा तो बता दूंगा तुम्हें, मतलब बेसिक बता दूंगा कि किस किस की हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है।
ओके सर। है ना, अगर जरूरत हो तो मैसेज कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। माइनस और ये ओमेगा, तो माइनस कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो, ओमेगा कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकालो। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और 0 से t/2। अब t की जगह t/2 डालना है बस। माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा तो है ही, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। जब इतना आ गया तो इसके बाद मुझे एक चीज और देखनी है। देखिए जी, यहाँ तक मैंने कर लिया। मैं अब इसमें नेक्स्ट ना ये करूंगा कि हम ये जानते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, और एफ क्या होता है? एफ होता है 1/टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसको टाइम पीरियड को इधर ले आऊं तो टी तो इधर आ जाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा। 2 को इधर ले आओ तो टी अपॉन 2 की क्या वैल्यू होगी? पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इससे क्या होगा, ये जो टी अपॉन 2 है इसकी जगह पाई अपॉन ओमेगा रख देंगे। therefore Q is equal to minus I naught upon omega cos ओमेगा, और t अपॉन 2 की जगह पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस ओमेगा इंटू 0 होता है 0, तो माइनस कॉस 0। Q is equal to माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब ये आ गया cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी? -1। cos 0 की वैल्यू 1, बीच में माइनस का साइन, -1 कितना हो गया? -2, -2 इंटू माइनस प्लस का 2। तो Q इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। पहले तो इतना बता दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया I0 अपॉन ओमेगा। अब ये करने के बाद में मैं इसमें एक काम करूंगा, मैं इधर से मिटा रहा हूँ इसको। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हाफ साइकिल में मैं निकाल रहा हूँ तो जो एसी की पीक वैल्यू है उसमें और एसी की एवरेज वैल्यू, उन दोनों में मैं एक रिलेशन निकालूंगा। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी, ओके। Q इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा हो गया। अब ये करने के बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे कि जब एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं ना, हमने यहाँ पर ये बोला कि Q की वैल्यू आ गई 2I0 अपॉन ओमेगा। एक तो ये पूरी तरह से ठीक है, और एक काम और किया जा सकता है। जब हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ओमेगा की वैल्यू मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, पाई अपॉन कैपिटल टी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो Q इज इक्वल टू I0 कैपिटल टी अपॉन पाई, I0 कैपिटल टी अपॉन पाई। ये Q की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये भी हो सकती है, हम कहेंगे Q की वैल्यू ये भी हो सकती है, Q की वैल्यू ये भी हो सकती है। अब इसके अलावा जब मुझे निकालना, अच्छा देखो I0 को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि I0 क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम पीक वैल्यू भी बोल देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड।
ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम, अब देखो मैं हाफ साइकिल के लिए ले रहा हूँ, तो हाफ साइकिल के लिए हमारी आई एवरेज चार्ज तो हो गया बेटा क्यू, और टाइम पीरियड मैंने कितना लेकर चल रहा हूँ, हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड हम लेकर चल रहे हैं t/2, ठीक है, ये हो गया t/2। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 2q अपॉन कैपिटल टी, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी, और जो q है इसको अलग करके इसकी वैल्यू डालो, आई नॉट टी अपॉन पाई, आई नॉट टी अपॉन पाई। देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और ये होने के बाद में फिर मैं बोलूंगा कि आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसको क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बताइए जी, सबको क्लियर है? पीक वैल्यू हो गई आई नॉट और एवरेज वैल्यू हो गई आई एवरेज, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ कि सर। कंप्लीट साइकिल के लिए क्यों नहीं निकाल रहा हूं? देखिए कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारा आई एवरेज है, कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा आई एवरेज वो जीरो हो जाता है। जब आई एवरेज जीरो हो जाएगा तो हमारा आई नॉट जो है ये भी जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से मैंने हाफ साइकिल के लिए निकाल दिया। बताइए क्लियर है? आकृति, आकृति, इतिका, चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए ना, इसके लिए हम क्यों कहते हैं कि जैसे 2 आई नॉट अपॉन पाई है, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और 2 तो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 22/7 अगर उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाती है 0.637। वो वैल्यू आ जाती है 0.637। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि और आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, 0.637 आई नॉट। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? आगे चलें। हाँ सर। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि एक हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये शायद आपने 11th क्लास में भी करा होगा रोटेशनल मोशन में। मैं एक बार बस इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। जब हम किसी भी चीज की ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो उसको डिफाइन ऐसे करा जाता है, आरएमएस को आरएमएस, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है। तो मैंने स्पेस बीच में क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ ना बीच में ऑफ लगा देते हैं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट किसका? मीन ऑफ स्क्वायर का। मीन ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी स्क्वायर वैल्यूज हैं सबको ऐड करो, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो मीन आ गया, ठीक है। मीन किसका? स्क्वायर वैल्यूज का। जैसे मान लीजिए मैं अपनी एज की बात करूँ, मैं अपने साथ के, मेरे साथ में मेरे कॉलेज में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम अपनी सबकी एजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब जो एजेस है हमारी, हम उन एजेस का स्क्वायर करते हैं। तो मान लीजिए हम 15 टीचर हैं, तो हमने क्या करा, हमने 15 टीचर्स की जो एजेस हैं वो एक कहीं पर एक पेपर पर नोट करा, और हमने सबकी एजेस का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद में सबको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि 15। तो ये क्या हो गया, ये एवरेज वैल्यू हो गई, जिसको आप मीन भी कहते हैं, जो आपने मीन भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा था और 11th में भी आपने पढ़ा था मीन। तो मीन ऑफ स्क्वायर, तो हमने एजेस का स्क्वायर करा, सबको ऐड करा, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीचर्स, तो वो हो गया मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। और फिर जो वो मीन आया, उस मीन का आपने रूट निकाल लिया, रूट मतलब स्क्वायर रूट कर लिया, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं
एक एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू निकालूं तो वो किस तरह से निकाली जाती है, इसका भी देखिए डेरिवेशन होता है। देखिएगा इसको हम कहते हैं, ये है जो डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड relation between peak value and effective value of an AC. इसमें ध्यान रखिएगा कि मैं ये कहता हूं कि एसी की और एनएसी आरएमएस वैल्यू को ही हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको ना वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें और पीक वैल्यू यानी कि आई नॉट, इसमें मेरे को एक रिलेशन निकालना है। देखिएगा कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ हम ये कहते हैं, इसका जो प्रूफ है, सपोज एन एसी passes through a circuit of resistance R for small time dt, then heat कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस, हम ये कहते हैं जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस का भी फॉर्मूला, क्योंकि हीट इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता है कि पावर इनटू टाइम टेकन, और हीट की यूनिट भी हम जानते हैं कि हीट की यूनिट भी हमारी जूल ही होती है। तो हीट को हम ये बोल देते हैं, हीट को हम बोल देते हैं कि पावर इनटू टाइम टेकन, तो P इनटू टी हो जाता है। P को मैं जानता हूँ, P क्या होता है, वी आई टी। और जब मेरे पास रेसिस्टेंस दे रखा है R, और मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि करंट है मेरे पास और रेसिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं V की जगह लिख दूंगा आई आर, V की जगह आई आर आ गया, और ये I था ही, और यहाँ पर D, तो इसलिए हम हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला ये यूज कर देते हैं I²RT। सर मैंने अभी एक एनसीईआरटी में ईएमआई के एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा था, उसमें जो हीट डिसिपेटेड पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ I²R लिखा हुआ था, टी नहीं लगा हुआ था। हाँ वो मैं बताता हूँ वो क्यों था, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इस तरह बता देता हूँ इसको। सर पावर डिसिपेटेड होता है या फिर हीट डिसिपेटेड? अभी बता रहा हूँ, पावर ना किसी फॉर्म में डिसिपेट होती है, डिसिपेट का मतलब होता है बेटा खर्च हो जाना, खर्च हो जाना। तो एक तो होती है पावर गेन्ड, तो पावर गेन्ड वाले न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में हमें कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स दे रखा होगा जो हमें वोल्टेज देगा या करंट देगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एसी की बात कर रहा हूँ, तो एसी में मैं करंट की बात कर रहा हूँ, तो करंट कहीं से मिला मुझे, करंट कहाँ से मिला, एक करंट सोर्स से मिला। वो करंट का सोर्स क्या है, वो एक बैटरी है। अब वो बैटरी मेरे को एसी दे रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट दे रही है, यानी कि मेरे पास करंट आया। तो जब करंट हम देते हैं ना किसी भी सर्किट में, किसी भी टीवी को, किसी सीडी प्लेयर को, या किसी भी म्यूजिक सिस्टम को, तो जब हम करंट देते हैं तो उसमें बिजली खर्च होती है, बिजली खर्च होती है, तो यानी कि पावर भी खर्च होती है, पावर खर्च हो जाना यानी कि पावर डिसिपेट हो जाना। तो पावर डिसिपेट को हम क्या बोलते हैं, मतलब देखो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है पावर की, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होती है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, वर्क डन is equivalent to energy is equivalent to heat,
ये तीनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें एज पर द कंडीशन, जो भी मुझे कंडीशन दे रखी होगी मैं इन तीनों चीजों को यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूँ तो पावर क्या होगी, पावर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाती है। अच्छा, अब मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी क्या है कि अब अगर उसी इलेक्ट्रिक मोटर की बात करी जाए फैन के केस में, तो फैन के केस में फैन की पावर कैसे निकाली जाएगी, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, बिकॉज वर्क डन, एनर्जी और हीट इन तीनों की यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन भी होता है, और हीट डिसिपेटेड अपॉन टाइम टेकन भी होता है। तो देखिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी चढ़ाती है ऊपर, जो घरों में मोटर नहीं लगी रहती पानी की, जिससे पानी का फ्लो तेज हो जाता है और ऊपर टैंक में पानी भर जाता है, तो वहां पर तो हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जब मैं बात करता हूँ फैन की, तो फैन में क्या होता है, फैन पूरी तरह से रोटेट होता है और क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एयर पार्टिकल्स की, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स को वो शेक कर देता है बहुत बुरी तरीके से। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि रूम में हवा चल रही है। ठीक है, तो वहां पर फैन के केस में हो जाता है ये अपना एनर्जी अपॉन टाइम टेकर। माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक, और इलेक्ट्रिक रूम हीटर, उनके केस में हो जाता है हीट डिसिपेटेड अपॉन टाइम टेकन। तो ये तो हुई पावर की बात। तो तीनों ही केसेस में पावर खर्च हो रही है, यानी कि पावर डिसिपेट हो रही है। और बेटा पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला V इंटू आई। और बाई ओम्स लॉ मैं कहूंगा V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो इसलिए V की जगह आई आर रख दीजिए, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई तो यहाँ पर था ही, तो पावर कितना हो गया आई स्क्वायर आर। तो इस वजह से आपने पढ़ा होगा कि ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला आई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और अब अगर मान लीजिए देखो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन भी होता है, और हीट डिसिपेटेड अपॉन टाइम टेकन भी होता है। यहाँ इस वाले डेरिवेशन में मैं हीट की बात करूंगा क्योंकि कुछ जरूरत है हीट की। तो देखिए मैंने इसको यूज करा E इज इक्वल टू एच अपॉन टी, तो अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, पावर डिसिपेटेड क्या है आई स्क्वायर आर, अगर इसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट आ जाएगा, तो इसलिए हीट डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर टी हो गया। बताइए क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर, हीट डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर टी, ये दो चीजें हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए ले रहा हूँ, तो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारा हीट जो प्रोड्यूस होगा, यानी कि हीट जो डिसिपेट होगा, खर्च होगा, वो भी स्मॉल ही होगा। तो मैं ये कह दूंगा डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। फिर हम कहेंगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के केस में जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो जीरो से स्टार्ट होकर कैपिटल टी तक जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू कैपिटल टी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dh इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल टी तक। ठीक है, जब dh को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा इधर मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। अगर ये वाली चीज तो समझ में आ गई ना, इसको तो मिटा सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो मैं अब इसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो हीट कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू डालेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, ये हो गया। ठीक है, और या फिर हम इसमें एक वैल्यू, एक काम करके चल सकते हैं, हम इसमें जब इफेक्टिव वैल्यू लेंगे ना, ये वाला रहने दो आप,
आप ये वाला रहने दीजिए, इसको अभी आई स्क्वायर आर डी टी ही डालो, क्योंकि यहाँ मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो इफेक्टिव वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। जो मैं आई की वैल्यू शुरुआत में आई नॉट साइन ओमेगा टी डालकर चलता था, वो शुरुआत में ना डालकर चल के मैं आरएमएस वैल्यू यानी कि इफेक्टिव वैल्यू निकालूंगा। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, वो बिल्कुल लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं आई को आई ही लेकर चल रहा हूँ। तो हमने कहा ये हो गया आई स्क्वायर आर dt। तो देखिए सिर्फ dt से मतलब है, बाकी मेरे को नहीं पता कि इस i में कोई t वेरिएबल भी आता है। मैं जानता हूँ i i नॉट sin ओमेगा t आता है, लेकिन उसको अभी फॉर द टाइमिंग छोड़कर चलो। ठीक, तो आपने क्या करा, इस i स्क्वायर r को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T और dt। जब dt को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो t हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल T। तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कैपिटल T माइनस 0, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया, ये हम वैसे भी जानते हैं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, हम जानते हैं कि i जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो हमने ये कहा कि टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने उसकी एक इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है। तो हम ये कहेंगे लेट i इफेक्टिव बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि मैं किसी भी अप्लायंस को यूज कर रहा हूं तो इफेक्टिवली उसमें मेरे को करंट की कितनी वैल्यू मिल रही है, क्योंकि करंट को मैं जानता हूं कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है एसी। तो इफेक्टिवली कितनी वैल्यू मिल रही है उसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो आई की जगह आई इफेक्टिव डाल देंगे यहाँ पर, एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी। ठीक है, अच्छा, और जब ये हो गया तो यहां पर ये कहेंगे h is equal to I effective का स्क्वायर RT। therefore इस h की जगह आप I effective का स्क्वायर RT डालिए और इसको बोलिए इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, h की वैल्यू हमने I को, मैंने कहा ना कि फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसे ही लेकर चल रहा हूँ, तो हमने h की एक वैल्यू ये निकाली, h की इस वैल्यू को वापस यहाँ पर डालना है। तो I इफेक्टिव का स्क्वायर RT is equal to I square R integration 0 से t dt, 0 से t dt। ये हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये देखना है। देखिए इसमें मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर इस R से ये R कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो किसी भी सर्किट का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ इफेक्टिव वैल्यू निकालना है, यानी कि आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t dt। ये हो गया। अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, बस एक चीज समझिएगा, ये मिटा दूं। आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टी है ना, इस टी को नीचे ले आओ, 1/t, और इस आई स्क्वायर को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt। ये है। इससे हम क्या समझते हैं, हमने करंट की जितनी भी वैल्यूज हैं, क्योंकि आई जो है, आई की फिक्स वैल्यू नहीं रहने वाली, आई क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो ऑल्टरनेटिंग करंट वो थोड़ी थोड़ी देर में ना चेंज होता है। तो जो करंट है, करंट की फिक्स वैल्यू नहीं रहने वाली, तो यानी कि उस करंट की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, अलग अलग बिल्कुल होंगी। तो जितनी भी उसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी सबका स्क्वायर करा, और सबका स्क्वायर करके और उसको इंटीग्रेट कर दिया। टाइम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको इंटीग्रेट करा, मतलब अलग अलग टाइम पर करंट की जो अलग अलग वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड करके जितना भी टोटल टाइम ड्यूरेशन है उससे डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जांपल टाइम ड्यूरेशन 1000 थे, है ना, मान लीजिए मैं 1000, मान लीजिए कैपिटल टी हमारा 1000 सेकंड है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन कितने हो गए, 1000 सेकंड्स हो गए। तो यानी कि सारी की सारी करंट की स्क्वायर वैल्यूज का सम करा और उनको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। मीन किसका, स्क्वायर का मीन, ये बता दीजिए। क्योंकि स्क्वायर वैल्यूज को सबको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब बेटा एडिशन होता है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि मैंने करंट की स्क्वायर वैल्यूज को ऐड करा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशंस, उससे डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरह से हमारे पास ये नहीं हो गया कि स्क्वायर की सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये स्क्वायर की मीन वैल्यू आ गई। ये बताइए, हाँ सर। है ना, यस ये सर। स्क्वायर की मीन वैल्यू आ गई। और ये स्क्वायर है, अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, मान लो मैं इसको ऐसे कह दूं कि आई इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू थी मीन ऑफ स्क्वायर, और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब हम यहां तक इसको कैलकुलेट करके ले आए हैं, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात ना इसकी करेंगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आई इफेक्टिव यानी कि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, आई की जगह डाल दीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt। ये हो गया। ठीक, और जरा करिए इसका स्क्वायर करिए, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। वही वाला फंडा, ये साइन स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं स्क्वायर का कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के स्क्वायर का या क्यूब का इंटीग्रेशन ना नहीं कर पाता। ठीक है, सिर्फ sec स्क्वायर को छोड़ के, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है। जहां sin स्क्वायर आएगा तो वहां मैं 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। फाई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं, इधर कर रहा हूं। देखो, फाई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, अपॉन कैपिटल टी sin स्क्वायर ओमेगा टी। फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और dt। ये हो गया। ठीक है जी, अब आप क्या करिए, इसमें इसको बाहर निकाल लीजिए आप, 2 को, तो आ जाएगा बाहर कांस्टेंट है।
आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t फिर 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। 1 को जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा t, 1 को जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा t। और जब cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन आता है sin, तो ये हो गया sin 2 ओमेगा t। फिर 2 ओमेगा t को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ओमेगा आएगा, तो डिवाइड बाय 2 ओमेगा और फिर लिमिट डालिए 0 से कैपिटल T। ठीक है, अब वैल्यू डालते चले जाओ। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, स्मॉल t की जगह कैपिटल T डालो, माइनस साइन 2 ओमेगा स्मॉल t की जगह कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, और ये तो आ गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल t की जगह 0 डालेंगे तो ये भी 0 और माइनस इस स्मॉल t की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0, ये भी 0, ये तो पूरा 0 आ गया। फिर उसके बाद में आप इसको एक्सपेंड करो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ब्रैकेट में मेरे पास केवल ये बचेगा 2 माइनस सॉरी t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू डाल सकता हूँ उसकी, जो 2 ओमेगा है 2 ओमेगा को 2 ओमेगा ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 ओमेगा को 2 ओमेगा ही रहने देते हैं और कैपिटल टी की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। कैपिटल टी क्या हो जाएगा हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो जैसे यहाँ पर टी निकालूंगा तो टी को 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इस टी को तो ऐड कर देना दो, माइनस साइन 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा, और ये जो कैपिटल टी है इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास कितना आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ब्रैकेट में कैपिटल टी और फिर 2 इंटू 2 पाई कितना हो गया साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। बताइए जी, यहां तक क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर। आकाश, टीका, आकृति तीनों बताओ फटाफट, क्लियर यहां तक? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो यस सर। पाई, हाँ साइन जो पाई के मल्टीपल होते हैं, साइन पाई हो, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, कितना भी हो, साइन n पाई हमेशा 0 होता है। तो ये 0 0 अपॉन एनीथिंग 0। ठीक है, तो देखिए जी, मैं इस तरफ कर रहा हूं इसको, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ब्रैकेट में कैपिटल टी माइनस साइन 4 पाई क्या हो गया 0 अपॉन 2 ओमेगा, यानी कि 0, तो केवल t बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाई t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ये कौन सी वैल्यू आई, जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू थी। तो हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे तो आई इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आई इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी आई नॉट अपॉन रूट 2। बताइए जी, समझ में आ गया?
आई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई हमारे पास आई नॉट अपॉन रूट टू। और ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं रैशनलाइज करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट टू, नीचे भी मल्टीप्लाई बाई रूट टू, ऊपर भी। अब मैं दो वैल्यूज जो है वो मेरे को याद है कि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू 1.732। ये कुछ कॉमन वैल्यूज है जो हम याद रखते हैं। तो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1.414 और रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया 0.707 हो गया। तो आई इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। बताइए जी समझ गए इतना? हाँ सर। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू जो है वो इस तरह से निकाली जाती है। अब आप ये देखिएगा कि ये तो हमारे पास था कि जब मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि आई की आई आरएमएस वैल्यू निकाली, आई आरएमएस बोल दो, आई इफेक्टिव बोल दो या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट बोल दो। इसी तरीके से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, उसका भी सेम प्रोसीजर है। तो वो मैं समझाता हूँ, एक मिनट वेट करिए। उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल इसी के जैसी हैं सेम, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप समझ जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, तो एवरेज वैल्यू में एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन आपने देख लिया, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन देखा। देखो ये आरएमएस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, इसके बीच में ये रिलेशन हो गया 0.707 आई नॉट, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। ठीक, अब इसी तरीके से हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ उसमें भी रिलेशन निकालते हैं। यही सेम रिलेशन आता है, यही सेम रिलेशन आता है। कैसे लेकर चलेंगे देखिएगा। मामूली सा चेंज कर देते हैं इसमें। देखो वही जो हम हीट डिसिपेटेड वाला फॉर्मूला लेकर चले थे वही फॉर्मूला लेकर चलेंगे। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, पावर इनटू टाइम टेकन। यहाँ पर क्या करेंगे, जो डीएच लेंगे, डीएच को मैंने ये बोल दिया था पावर इनटू टाइम टेकन, यही था, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अब जैसे पावर है तो पावर को मैं क्या करूंगा, पावर को मैं लिख दूंगा वी आई लिख देते हैं, तो वी आई ना लिखकर यहाँ पर आप लिख दो ई आई, ई आई डी टी। क्योंकि मैं अब मेरा ना सारा का सारा जो फोकस है वो आई पर नहीं है, अब हमारा सारा फोकस ई पर है, ई यानी कि ईएमएफ पर है सारा फोकस। मैं ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आप समझ जाएंगे, मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसको। देखो आई क्या हो जाएगा, जब कोई हमको एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं दे रखा होता, जनरली अगर हमसे पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि किसी भी बैटरी के अंदर जो ईएमएफ होती है वही फिर वोल्टेज का काम करती है। तो मैंने V पावर इज इक्वल टू वी आई लिखने की बजाय मैंने पावर इज इक्वल टू ई आई लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी भी यूनिट वोल्ट से ही होती है। अब जो आई है, आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, जैसे बाई ओम्स लॉ, ई अपॉन आर। तो वीएच क्या हो गया, ई स्क्वायर अपॉन आर dt for a complete cycle integrated between t is equal to 0 and t is equal to capital T। इसमें आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dh is equal to integration of e square upon r into dt, 0 से और कैपिटल T तक, 0 से कैपिटल T तक। जब इंटीग्रेट करेंगे तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T
स्क्वायर अपॉन आर और dt, ये हो गया। इसको बोल दीजिए इस केस में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस केस में ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेम अप्रोच लेकर चलेंगे जैसे पहली वाली डेरिवेशन में लेकर चले थे। तो क्या करेंगे कि एक तो इसको मैंने ले लिया h इज इक्वल टू दिस, और ये करने के बाद में फिर मैं कहूंगा कि ये डिसिपेटेड ये आ गया, और h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, और e की जगह डाल दीजिए e नॉट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर अपॉन r dt। ठीक है, ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन 0 से t। और जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हम यहाँ से h को इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जैसे मैंने करंट को बोला था ना कि करंट की वैल्यू को आपने आई इफेक्टिव मान लिया था, ऐसे ही यहाँ पर जो हीट है, हीट की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर जैसे ये ई है, इस ई की जगह मैं ई इफेक्टिव मान लूंगा। तो ई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ उसको हम ये बोल सकते हैं सिंपली ई की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारा ई इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको if E effective be the effective or RMS value of EMF, then H is equal to E effective का स्क्वायर, ये था ना E स्क्वायर अपॉन R, तो E इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। और ये जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट को सॉल्व करते चले जाओ। तो इसमें आप ये देखेंगे कि h मेरे पास कितना आ गया, e नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में r dt इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, e नॉट स्क्वायर अपॉन r को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या बोलूंगा मैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये dt। अब इस 2 को बाहर निकाल दो, h इज इक्वल टू e नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, और ये बचेगा इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t, h इज इक्वल टू e नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin, यानी कि sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और जो टाइम की लिमिट है वो 0 से कैपिटल टी। तो h इज इक्वल टू नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, अब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालो, माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा,
फिर वही बात है कि हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल डी होता है। मैं ये मिटा रहा हूँ सारा। ओमेगा is equal to 2 pi upon capital T. It implies that T is equal to 2 pi upon omega. ये हो गया। तो T की जगह डाल देंगे 2 pi upon omega. H is equal to E naught square upon 2R ब्रैकेट में T minus sin 2 ओमेगा और कैपिटल T की जगह 2 pi upon omega upon 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कर दिया, sin 4 pi अगेन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। H is equal to E naught square upon 2R T minus 0 because ये sin 4 pi हो गया, sin 4 pi 0 0 upon anything 0। ठीक, तो H is equal to मेरे पास आ गया E naught square upon 2R into T, ये आ गया। Compare it with equation 2, compare it with equation 2, इसको equation 2 से compare करिए तो E effective का स्क्वायर into T upon R is equal to E effective का स्क्वायर into T upon R। देखो R से R कैंसिल आउट हो गया। एक मिनट, सेम चीज लिखिए, ये तो ये वाला हो गया और यहां से H क्या आया, E नॉट स्क्वायर T अपॉन 2R, E नॉट स्क्वायर T अपॉन 2R, R से R कैंसिल और T से T कैंसिल। तो फिर वही चीज आ गई जैसी करंट के केस में आई थी, E इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो E इफेक्टिव इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, वही जैसे पहले देखा था 0.707, तो E इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.707 E नॉट। ये हमारा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इन दोनों में रिलेशन है। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? बताइए क्लियर है? आकृति आकर्ष दोनों को क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही करेंगे। और आकर्ष तुम्हारे तीनों न्यूमेरिकल्स मैंने देख लिए हैं, इजी हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूं तीनों। सर और डाउट्स आ गए थे एनसीईआरटी से। कौन से वाले? अच्छा, मुझे और डाउट्स आए थे ठीक है, ईएमआई के एनसीईआरटी से। ठीक है, वो भी भेज दो। आसान है, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन है, मैंने देख लिया था। हाँ सर, मतलब छोटे छोटे डाउट्स ज्यादा है। मुझे मालूम, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि डाउट कहाँ पर आ रहा होगा। डाउट आपको वहां पर आ रहा होगा कि जब भी हम पहली कॉइल लेते हैं और दूसरी कॉइल लेते हैं ना म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में, तो जो पहली कॉइल और दूसरी कॉइल है, उसमें जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल में हम लेंथ जो होती है ना, उसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाता है। हाँ सर, बस वही आ रहा है कि को किसका एरिया लेना तो होता है और कैसे लेना किसका होता है, वो एरिया उल्टा लेना सीधा होता है हो और गया था। किसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो एरिया भी सेकंड का लेंगे और लेंथ भी सेकंड की लेंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ वो मैं समझा दूंगा, जो भी और डाउट्स है वो भी भेज दो, तो एक साथ ही हाँ, ले लो। और सर डायरेक्शन वाले डाउट्स हैं बस। बता दूंगा मैं, जो भी है ना वो आप भेज दो, वो मैं समझ गया तुम कहाँ पर अटक रहे होगे, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया था कि यहाँ तुमने और सर बस। एक और चीज आपसे पूछनी थी, आपके पास मैग्नेटिज्म के डाउट वो है नोट्स? इसके मैग्नेटिज्म के, हाँ मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके पूरे नोट्स अभी कंप्लीट नहीं करे हैं, थोड़े थोड़े बना रहा हूँ अभी। वो मैं बना कर ना जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे भेजता रहूंगा। ठीक है सर, तो आप मैग्नेटिज्म के भेज देना। मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। मैंने ग्रुप पर डाले भी थे अभी, शायद 7-8 पेज अभी कंप्लीट करे हैं और आगे के भी 4-5 करे थे। जब और 10-12 पेजेस हो जाएंगे एक साथ भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कल भी दोपहर में ही रख लूँ आपकी क्लास, और अगर शाम को हुई तो शाम को मैं बता दूंगा, जैसा भी होगा मैसेज कर दूंगा, या तो 1:30 या 9 PM। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके सर। ओके।